नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन के ऊपर। आज हम उस व्यक्ति के ऊपर बात करने वाले हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता है, जो करता था, और या फिर वो व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने वाला है। उन सब को इस 8th पे कमीशन में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, कब तक ये बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, और 8th पे कमीशन के बाद में आपकी सैलरी क्या होने वाली है, और इस 8th पे कमीशन के ऊपर कंप्लीट चर्चा करेंगे। आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होगी लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। आज आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा 8th पे कमीशन में क्या चल रहा है। तो आइए बड़े ध्यान से बात को समझते हैं। देखो, आज हम चर्चा करने वाले हैं 8th पे कमीशन के ऊपर, जिसका सीधा सीधा असर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के ऊपर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनधारी के ऊपर। यहाँ पे एक कमेटी होती है जो होती है NCJCM, जो कमेटी गठित हुई है। अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसने क्या क्या अपडेट्स दिए हैं, इन अपडेट्स के ऊपर हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो फिटमेन फैक्टर होता है वो क्या होता है, फिटमेन फैक्टर वर्क कैसे करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और 5 मेजर बेनिफिट जो फिलहाल जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो प्रस्ताव दिए है, वो 5 मेजर बेनिफिट्स क्या है, आज हम उन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो तो आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, आज हम इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बड़े ध्यान से बात को समझना। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 2026 में आपका 8th पे कमीशन लगने वाला है 2026 में, उसमें क्या डिफरेंस है पहले वाले के मुकाबले। देखो, जैसे आप बात करोगे जो 7th पे कमीशन था, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर था सब लेवल पर सेम था, लेकिन 8th पे कमीशन में अनुसार जो फिटमेंट फैक्टर है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की गई है। यहां पर एक बात क्लियर है कि जो निचले कर्मचारी है उनकी सैलरी ज्यादा नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, कम बढ़ेगी। निचले कर्मचारी, आप देख सकते हो डिमांड क्या है कि जो लेवल 1 है, लेवल 1 में से लेकर 5 तक 3.0 का फिटमेंट फैक्टर, लेवल जो 6 है उससे 12 तक 3.1 का फिटमेंट फैक्टर, और जो लेवल 13 है उससे 18 है उस तक आपका 3.25 फिटमेंट फैक्टर की बात की गई है। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा ये नहीं जानता कि ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, इस बात को समझ लो। इसका मतलब है कि आप जिस बेसिक पे पर आप भर्ती हुए थे, आपने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, मान लो मैं बात करना चाहता हूं, एक पे लेवल है 1, ठीक है, उसकी बेसिक पे होती है 18,000 रुपए। इस पर कोई व्यक्ति 18,000 बेसिक पे पर भर्ती होता है, और उसके बाद में अगर फिटमेंट फैक्टर 3 वर्क करता है तो ये सैलरी 3 गुना हो जाएगी, 2 वर्क करता है तो ये 2 गुना हो जाएगा बेसिक पे, 3.1 वर्क करेगा तो 3.1 टाइम्स हो जाएगा, 2.25 वर्क करेगा तो 2.25 हो जाएगा। अब ये तो प्रस्ताव है, क्या ये पक्का यही मिल जाएगा? देखो, मिलने को मिल भी सकता है लेकिन चांसेस तो कम ही है। अब आगे हम बढ़ते हैं, बात को ध्यान से समझना। अब वो 5 बड़े फैक्टर जो चेंज होने वाले हैं। पहली चीज, सालाना इंक्रीमेंट। जो आपका सालाना इंक्रीमेंट था 3%, जो हर साल 3% होता था, अब उसका जो न्यूनतम है, वो मिनिमम है, वो 5% प्रस्तावित किया गया है। यानी कि आपकी सैलरी तेजी से थोड़ी बढ़ेगी, जो पहले के मुकाबले सैलरी थी उसके अनुसार उतनी तेजी से सैलरी नहीं बढ़ पाती थी जितनी तेजी से अब बढ़ने की संभावना है। मेडिकल में लाभ मिलेगा, एक FMA जो मान लो आपका 1,000 रुपए आपको मिलता था, तो अब वो 2,000 प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इसका लाभ किस में मिलेगा? इसका लाभ उन पेंशनधारियों को मिलेगा जो पेंशन पे है। अच्छा, दूसरी चीज, पेंशनधारियों के लिए एक बेनिफिट और है, फैमिली यूनिट्स। पहले फैमिली यूनिट्स की जो वैल्यू थी वो 3 थी, लगभग 3। मतलब क्या है 3 का? यानी कि आपको जो पेंशन मिलती थी वो परिवार में 3 सदस्यों का पालन और पोषण करने के लिए मिलती थी, लेकिन अब इसका प्रस्ताव कितने का है? ये 5 का है। अब 5 का प्रस्ताव होगा तो इसका मतलब सीधा सीधा पेंशन बढ़ेगी। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं LTC। LTC मतलब अगर आप ट्रेवल करते हो, और जो ट्रैवल करते हैं इसमें क्या होता था कि आपको ट्रैवल करने के लिए आपको डायरेक्टली पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन अब प्रस्ताव ये है कि आपको डायरेक्टली पैसे मिलेंगे। यानी कि जो आपका वारंट था उससे अगर टिकट बुक नहीं हुआ है
तो आपको डायरेक्टली आपके पैसे मिल जाएंगे, वो कैश मिले या आपके अकाउंट में मिले। यहाँ पर एक बोर्ड चेंजेस देखने को मिल रहा है कि जो आप 300 दिन की छुट्टी इकट्ठी करते थे, मिनिमम 300 दिन की आप अपनी रिटायरमेंट तक, वो छुट्टियां अब आप 400 दिन तक की इकट्ठी कर सकते हो। जब आप 400 दिन तक की इकट्ठी करोगे तो इस 400 दिन में आपको जो सैलरी मिलेगी वो सैलरी मिलेगी आप जिस दिन रिटायरमेंट हो रहे हो उस पे के अनुसार। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति कहीं 20,000 रुपये महीना पे भर्ती हुआ, अब वो रिटायरमेंट ले रहा है 60,000 रुपये महीना, तो ये जो सैलरी मिलेगी उसको 60,000 रुपये महीना के हिसाब से मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिटायरमेंट का बेनिफिट होगा। अब आप थोड़ा सा चेंजेस देख लो कि जो आपका 6 पे कमीशन था और जो 7th पे कमीशन था उसमें क्या क्या हुआ था। देखो, जो 6 पे कमीशन था उसमें आपका महंगाई भत्ता 119% तक के वृद्धि हो गई थी 10 साल में। अब होता क्या है, इस महंगाई भत्ते को आपने क्या बनवाया था, जीरो बनाया था, तो जिसकी वजह से आपने देखा था कि यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर वर्क किया था वो किया था 1.86। ठीक है, कम था वैसे। ठीक है, अब देखोगे 2016 से 25 तक ये जो फिटमेंट जो महंगाई भत्ता है 55% बढ़ा है 10 साल में। अब यहाँ पे जब हम फिटमेंट फैक्टर अप्लाई कर देंगे, ये महंगाई भत्ता वापिस जो डीए है वापिस जीरो हो जाएगा और दोबारा जीरो से स्टार्ट होगी महंगाई भत्ते की। पहली चीज तो ये बात आपको समझनी है। दूसरी चीज, अब ये जो फिटमेंट फैक्टर समझ लो, जो 4th आपका पे कमीशन था उसमें 2.72 था, जो आपका 5th पे कमीशन था उसमें 3.25 था, जो आपका 6th था उसमें कितना था 1.86 और जो आपका 7th था उसमें कितना है आपका 2.57। देखो, आपने देख तो लिया कि इसमें प्रस्तावित कितना था, लेकिन प्रस्तावित में मिलने के चांसेस कम है, फिर भी हम ये बोल देते हैं भाई आपका इतने से लेकर इसके बीच में तो मिल ही जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में मिल जाएगा। अब आपकी सैलरी कैसे बनती है ये बात भी जान लो। जो देखो, जो पुराने हैं उनको तो सबको पता होगा सैलरी कैसे बनती है, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। देखो, आपकी सैलरी मिलती है, आपको बेसिक होता है, बेसिक में डीए जुड़ता है, डीए में आपका एचआरए जुड़ता है, उसमें आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ते हैं और स्पेशल अलाउंस कुछ केसों में ये भी आपके जुड़ते हैं। यहाँ पे एचआरए डिफरेंट डिफरेंट होता है। एचआरए डिफरेंट डिफरेंट होता है, 3 कैटेगरीज में होता है एचआरए। अब 3 कैटेगरीज में कैसे होता है, यहाँ पे सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ग्रामीण क्षेत्र, मीडियम और हायर सिटी में। ठीक है, अब महंगाई भत्ता अगर आपका 25% से कम है, 25% से कम है, तो आपको यहाँ पे एचआरए 8%, 16% और 24% 3 अलग अलग कैटेगरी में मिल रहा होगा। अगर 25% से ज्यादा है तो 9%, 18%, 27%, और अगर 50% से ज्यादा है तो 10%, 20%, 30%। फिलहाल महंगाई भत्ता आपको, सॉरी, एचआरए आपको ये मिल रहा है। यानी कि अगर आप हायर सिटी में हैं तो बेसिक का 30% आपको एचआरए मिल रहा है, आप मीडियम सिटी में हैं तो 20% मिल रहा है, आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो एचआरए 10% आपको मिल रहा है। जैसे 7th पे कमीशन के अनुसार आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, आपकी सैलरी 7,000, जो बेसिक पे था वो 7,000 से 18,000 हो गया था, और आपका इसमें एचआरए जुड़ा, टीए जुड़ा और डीए हो गया जीरो। डीए नहीं जुड़ा क्योंकि डीए तो आपने फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग जीरो कर दिया। अब आपकी सैलरी आप देखोगे यहां पर, जो आपकी सैलरी है फिलहाल के लिए 2025, देखो जब आप भर्ती होते यहां पर तो आपकी 24,500 रुपये सैलरी थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे जो करंट डीए है वो 55% है और इसका 55% अगर हम जोड़े तो 37,975 ये मिनिमम सैलरी आपकी बन रही है। 37,975 रुपये आपकी सैलरी बन रही है। ठीक है, चलो बड़े ध्यान से बात को समझना। अब देखो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें मिनिमम, देखो ये एक अजम्पशन है, जरूरी नहीं कि यही होगा, हो सकता है, देखो मैं तो यही कहता हूं कि ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होगा आप सभी के लिए। ये हम बात करें 2.18 की। अब इस 2.18 से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो आपका बेसिक 18,000 था और 2.18 का फिटमेंट फैक्टर है तो बेसिक हो गया 41,040। अब यहाँ पे आपकी सैलरी को बड़े ध्यान से बात समझना, देखना। अगर हम बात करें लेवल 1 की, लेवल 1 की, तो आप देखोगे लेवल 1 का मान लो 18,000 बेसिक है। अब 18,000 बेसिक में यहां पर आपका 41,040 बेसिक हो जाएगा।
आप देखोगे एक्स सिटी में है तो आपको 13,312 रुपये मिलेंगे, वाई सिटी में है तो आपको 8,908 रुपये मिलेंगे और जेड सिटी में है तो आपको 4104 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ में अगर आप हायर सिटी में है तो टीए मिलेगा 1350 और आप अदर सिटी में हो तो टीए मिलेगा 900। तो आप देख सकते हो डिपेंड करेगा आप सिटी के ऊपर, देखो ये तो है ही सैलरी, अब डिपेंड करेगा आप किस सिटी में हो उसके ऊपर आप सैलरी अपनी जोड़ लेना। मान लो अगर हम बात करते हैं एक कांस्टेबल लेवल की, जैसे एसएससी जीडी में बच्चा भर्ती होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो केंद्र सरकार के लिए जाता है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे कांस्टेबल लेवल की तो आप देखोगे मान लो 21,700 आपका बेसिक है, ये आपका 49,476 हो जाएगा। 14,841 आपका एक्स सिटी का होगा, वाई सिटी का 9,895 होगा, जेड सिटी का 4,957 होगा, 3,600 आपको हायर सिटी में ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा और 1800 मिलेगा नॉर्मल सिटी में। तो आप यहाँ से अपनी सैलरी जोड़ सकते हो। सभी कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया। मिनिमम देखो जो उम्मीद है, मिनिमम मैं ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ये मिनिमम तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बातें? आप बोलोगे यस सर। ठीक है, कुछ न्यूज में भी आता रहता है तो आप इन न्यूज को ध्यान मत दो। अब ये लागू कब से हो सकता है, देखो मैं आपको बताऊं, 2000 जो 16 वाला था, जो 2016 में आपको मिला था वो 2 साल बाद मिला था, तो यानी कि 2018 में अप्लाई हुआ था। तो जो 2 साल का था, जो 2 साल में जो आपकी सैलरी बढ़ी थी वो आपको एरियर के रूप में मिली थी। तो जब भी आपको ये लागू होगा, वो जो 2 साल की सैलरी, 1 साल की सैलरी या 1.5 साल की सैलरी होगी, तो ये आपको एरियर के रूप में मिल जाएगी। यानी कि लागू तो 26 से ही होगा, काउंटिंग तो 26 से स्टार्ट होगी, लेकिन वो सैलरी बढ़ी हुई आपको मिल जाएगी। आप टेंशन मत लो, आपका बेनिफिट ही होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।